स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स 2023 के रिजल्ट आ चुके हैं एंड बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु मेड इट थ्रू प्रीलिम्स दिस टाइम। आई नो इस बार प्रीलिम्स क्लियर करना अपने में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। गिवन द नेचर ऑफ द पेपर, इस बार सबके लिए बाउंसर था, सबके लिए बहुत मुश्किल था, और उसके बाद भी जो लोग भी क्लियर कर पाए हैं उनके लिए आई वुड से हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड एट द सेम टाइम आई विल से कि इस बार आपको मीन्स लिखने का मौका मिल रहा है, ये अपने में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? क्योंकि इस बार ऑब्वियसली हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस एंड ऑल दोज थिंग्स वर देयर that helped you in clearing the CS prelims, but at the same time we cannot deny that luck was also very important factor। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, जिन्होंने पास्ट में मेंस दिया हुआ है, मेंस क्लियर भी किया हुआ है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑलरेडी किसी सर्विस में है, दे वर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, क्योंकि ऐसा नेचर था। जीएस की अगर बात करें तो जीएस में लक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है? अब जीएस में इस तरीके से मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो इस बार ज़्यादातर तकरीबन 20-25 सवाल ऐसे आए थे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ठीक है? अब ऐसे में सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन एस्पिरेंट जिसका मैं पेपर देख रहा था, और ऐसे 4-5 लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ ये हुआ। तो आई वॉज सीइंग लुकिंग एट हिज पेपर, और उसका ऐसा था, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा कि भाई इसमें कैसे किया तुमने, तो उसने बताया कि सर मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सही था और स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 गलत था, तो मैंने ओनली 2 को टिक कर दिया। टर्न्स आउट जब आंसर की आई तो हमने देखा कि उस क्वेश्चन में एक्चुअली स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 सही थे और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गलत थे। बट क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन में पूछा था कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, उसका ओनली 2 सही निकला, इवन दो ही वाज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ही वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दैट क्वेश्चन। और ये ऐसा उसके साथ कई सारे क्वेश्चंस में हुआ। सो यस, ही गॉट लकी। हाँ, अब ऐसा नहीं कि उन 5 क्वेश्चन से उसने कट ऑफ क्लियर कर ली, बाकी क्वेश्चन उसने ऑब्वियसली हार्ड वर्क, नॉलेज, उन सारी चीज़ों से सॉल्व किए, बट ये 5 क्वेश्चंस भी बहुत मायने रखते हैं, और बहुत सारे लोग होंगे जो इनमें अनलकी हो गए, वो क्लियर नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं कहूँगा इस बार दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड यू मस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है? आपको कोशिश करनी है कि इस बार मेंस में इतना अच्छा परफॉर्म करना है दैट यू मेक योर सिलेक्शन अ रियलिटी, ओके? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन जीएस की बात कर ली, सीसेट की भी बात कर लेते हैं। क्यों सीसेट भी इस बार इतना ज़्यादा ट्रिकी था? आई नो पीपल जो IITians हैं, एंड आई नो समवन पर्सनली जो इनफैक्ट ओलंपियाड टॉपर रहा है पास्ट में, मेरा दोस्त ही है, और उसका प्रीलिम्स मतलब सीसेट नहीं क्लियर हो रहा है, जीएस फिर भी क्लियर हो रहा है, सीसेट नहीं क्लियर हो रहा है। वो हर बार मैथ्स के भरोसे जाता था और मैथ्स में ही इतना कर देता था कि 100+ आराम से मैथ्स में आ जाते थे, हर बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट इस बार भी वो उसी स्ट्रेटजी के साथ गया कि मैथ्स करेंगे, बट मैथ्स इतनी ट्रिकी आई, इट्स नॉट दैट वो क्वेश्चंस हो नहीं सकते, इट्स जस्ट दैट वो अनएक्सपेक्टेड था। हम खुद को उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं करते हैं सीसेट के लिए। सेम गोज विद हिम एंड टन्स ऑफ अदर पीपल। आई नो एटलीस्ट 4-5 IITians ऐसे लोग, ऐसी कहानियां मैंने सुन ली आस पास में ही, कि IITians हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है, मैथ्स वगैरह सब आता है, बट सीसेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। अगले साल अगर यही देना पड़ेगा तो वो सब क्लियर कर लेंगे, बट इस बार इतना बाउंसर था कि बहुत सारे लोग ट्रिक हो गए इसमें और सीसेट नहीं क्लियर कर पाए। तो इस बार जो भी ये गिने चुने 12-13 हज़ार लोग प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, उनको मैं कहूँगा यूज दिस एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट नॉट मिस इट, ठीक है? सो अब इसके बाद इस पे बात कर लेते हैं कि ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वी हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, बट क्या करें? ओके, हमें खुद से क्या करना है? तो देखो, जनरल स्ट्रेटजी सबको मालूम है, यू हैव टू मेक नोट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, स्टार्ट आंसर राइटिंग, ठीक है? सिलेबस में जो भी गैप्स थे उसको फिल करो। मैं आपको 1-2 चीज़ें बताऊंगा कि अगेन वेयर यू कैन टेक एज। पिछले 2-3 सालों से मैं बहुत सारी मार्कशीट्स देखता हूँ और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके पास एक श्योर शॉट, आपके पास I'd say अपॉर्चुनिटी होती है टू टेक एन एज ओवर द अदर्स, क्योंकि जीएस के जो 4 पेपर्स हैं, लेट्स फेस इट, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले आना मुश्किल है, अनलेस कोई 450 स्कोर कर देता है जीएस के चारों पेपर में, तो ही हैव एन एज। बट ज़्यादातर लोग 400 के आसपास मंडरा रहे होते हैं, ±5, 10, 15 मार्क्स, नॉट अ बिग डील। बट वहीं पे कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे आप शायद एक ही सब्जेक्ट में 30-30 मार्क्स के आप लीड ले सकते हैं। और ओके, दिस इज EEOO फॉर्मूला कह लें इसको, ठीक है? EEOO फॉर्मूला। अब ये क्या है?
stands for ethics, stands for essay, stands for optional paper 1 and optional paper 2. So these 4 papers, मैंने बहुत सारे मार्कशीट्स देखी हैं और मैंने देखा है कि यार इनमें अगर बहुत अच्छा कोई कर जाता है, जो अबव एवरेज हर इन चारों में कर जाता है, वो ऑलमोस्ट लिस्ट में आ ही जाता है, अनलेस आप इंटरव्यू में आपका बहुत खराब हो जाए. इसमें अगेन इंटरव्यू भी एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है, बट अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो मेंस में मुझे लगता है ये 4 एरियाज, एसे, एथिक्स एंड ऑप्शनल के 2 पेपर्स, इसमें आपको कोशिश करनी है कि यू हैव टू डू एक्सेप्शनली वेल, और उसके लिए तैयारी लगेगी. आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि एसए में हम डायरेक्ट उठ के चले गए थे और एसए वाले दिन सिर्फ एसए लिखा है और 140 नंबर आ गए. होता होगा कुछ लोगों के साथ, बट दिस इज नॉट द रूल. ठीक है, वो एक्सेप्शन होता है. सो अच्छे से प्रिपेयर रहें हम एसए को लेकर के, एथिक्स को लेकर के. ऑप्शनल में अगर कहीं कमियां रह गई, मेक श्योर कि अगले 3 महीनों में आप ऑप्शनल को एकदम दिल से प्रिपेयर करके जाएं. गिव योर बेस्ट इन ऑप्शनल. जितना रिविजन कर सकते हैं करिए, जितने टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम बिल्कुल घोल के पी जाइए. बिकॉज दीज आर द एरियाज जो मुझे लगता है आपको एक सर्टेन एडवांटेज दे देते हैं ओवर द अदर्स. ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं. एसए के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, एसए में कहाँ से स्टार्ट करें? बहुत सारे लोगों को होता है कि शुरू कहाँ से करें ये नहीं पता है. ठीक है, डायरेक्टली एसए तो लिख लेंगे, लेकिन यूपीएससी लेवल का एसए लिख पाएंगे ये नहीं पता हमें, तो कहाँ से शुरू करें? तो मैं कहूँगा स्टार्ट विद अनुदीप दुरीशेट्टी सर्स ब्लॉग. अनुदीप दुरीशेट्टी सर हैं, वी ऑल नो, आईएएस हैं सर, 2017 बैच के ऑल इंडिया रैंक 1. हिज ब्लॉग इज़ वेरी गुड. मैंने और बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है. आप वहाँ पे जाकर के एक ओवरऑल बेसिक फ्रेमवर्क समझ सकते हैं कि एसए के लिए प्रिपेयर कैसे करना है और एसए को लिखना कैसे है. उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे इंट्रोडक्शंस कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की है. सो दिस शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, वेयर यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके यूपीएससी में जो एसए लिखते हैं उसको शुरू कैसे करना होता है. ठीक है, अब दूसरी चीज, वंस यू हैव स्टार्टेड, वंस यू हैव अंडरस्टूड कि बेसिक क्या है एसे राइटिंग का, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू राइट एसेज. और उसके लिए मुझे लगता है एक बार फॉर्डर मटेरियल तैयार कर लो. अब ये क्या है? बेसिकली पिछले 10 सालों के एसे के पेपर उठाओ और उसमें से कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करो जो यूपीएससी बार बार पूछता है. जैसे मैं कहूँ फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ठीक है, और प्रिवेसी, पावर्टी, कुछ ऐसी जो थीम्स हैं जो बार बार यूपीएससी किसी ना किसी फॉर्म में पूछता रहता है. सो इनको अच्छे से आप फॉर्डर मटेरियल को तैयार करें. इनके उठाइए, आप ऐसे 8-10 टॉपिक्स उठाइए जो बार बार पूछते हैं. इनफैक्ट दुरीशेट्टी सर के आपको ब्लॉग में भी मिल जाएगा, उन्होंने भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं. ठीक है, एंड मेक योर ओन फॉर्डर मटेरियल. अब फॉर्डर मटेरियल क्या होगा? उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव 2-3 इंट्रोडक्शंस कि भाई कोई कहानी आपको मिलती है, कोई कैची कहानी मिल जाती है कहीं पे कि पावर्टी पे कोई ऐसे आया तो मैं ये कहानी लिख सकता हूँ. ठीक है, सिमिलरली फॉर अदर. तो ऐसे 2-3 ऑल्टरनेटिव इंट्रोडक्शंस हर एक टॉपिक के लिए तैयार रखिए. थोड़ा कंटेंट तैयार रखिए. कुछ एक फैक्ट्स, पावर्टी, मान लो पावर्टी का एग्जांपल ले रहे, कुछ एक फैक्ट्स, कुछ एक रैंकिंग्स, ठीक है, कुछ एक गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अगर उससे रिलेटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशन उसको लेकर के क्या कहता है, कोई कमिटी रही हो, कोई एक्सपर्ट बॉडी रही हो, कोई एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट रही हो, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट रही हो. ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर में आपको कोई अच्छी एक केस स्टडी मिल जाती है, कहीं किसी कंट्री में पावर्टी एलिमिनेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया गया हो. ऐसी सारी चीज़ें जो चीज़ें जो आपको आपके एसे में थोड़ा सा अटेंशन अट्रैक्ट करने में मदद करेंगी, वो सारी चीज़ें आप हर एक ऐसे टॉपिक के लिए प्रिपेयर करके रखें. A4 शीट्स में बनाएं. 2-2 पन्ने में आपके एक एक टॉपिक के लिए नोट्स होने चाहिए जो आपको आप आसानी से उनको रिवाइज कर सकें. इसमें और कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप, जैसे कुछ लीडर्स के एग्जाम्पल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो गरीबी हटाओ योजना जो आई थी उस समय, जो भी उनका फिलॉसफी थी, वो सारी चीज़ें उनकी आप बात कर सकते हैं. ठीक है, कुछ लीडर्स के कोट्स, जैसे पावर्टी को लेकर के बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे, तो कुछ कोट्स उनके लिए तैयार कर लीजिए. कुछ कंक्लूजन्स तैयार कर लीजिए कि क्या कंक्लूजन लिखा जा सकता है. कुछ किसी कमिटी की रिपोर्ट की कंक्लूजन देख लीजिए, वहाँ से कुछ उठा लीजिए. बट द थिंग इज, ऐसे सारे 8-10 टॉपिक्स के लिए आप फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर कर लीजिए. तभी ये जो इनर्शिया होता है ना, अभी हमें अगर कोई ऐसे लिखने को बोले तो हम नहीं लिख पाएंगे, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है. बट एक बार आपके पास फॉर्डर मटेरियल है कि हाँ ठीक है, मैं ये 10 टॉपिक्स 15 टॉपिक्स में एक बार रिवाइज करके इनका जो मैंने मटेरियल प्रिपेयर किया है मैं ऐसे लिखूंगा, इनमें से कहीं ना कोई टॉपिक उठ जाएगा जहाँ से मैं कुछ लिख पाऊंगा. तो वो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है. सो प्रिपेयर दिस फॉर्डर मटेरियल. ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज, रीड टॉपर्स एसेज. ठीक है, जो भी
ऐसे के टॉपर्स रहे हों, ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हों जिन्होंने कंसिस्टेंटली 3-4 साल, उनके एसेज उठाइए, उनको अच्छे से पढ़िए, देखिए किस तरीके की लैंग्वेज होती है, कितने बड़े पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, कितने पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, कैसे एक अच्छा ऐसे बेसिकली लिखा जाए। ठीक है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर किया है डेफिनेटली उनके एसेज आपको इस चीज़ में गाइड कर सकते हैं। तो टॉपर्स एसेज पढ़िए, रोज़ पढ़िए। ठीक है, एक टॉपर का ऐसे आपको एक ऐसे पढ़ने में हार्डली 15 मिनट लगेगा। एक बार अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे आपके दिमाग में वो लैंग्वेज आप कैच करने लगेंगे, वो तरीका आप कैच करने लगेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखते हैं, कोट्स का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, फैक्ट्स का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ी क्लियर होने लगेंगी। उसके बाद अब अगला स्टेज आता है प्रैक्टिस का। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, किसी ऐसे की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास टेस्ट सीरीज है जिसमें ऐसे इंक्लूडेड है तो वो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू राइट एसेज। एटलीस्ट कितना एसेज आपको लिखने चाहिए, मुझे लगता है 5 टेस्ट आपको लिखने चाहिए, यानी 10 एसेज। तो 5 टेस्ट उसी एनवायरनमेंट में 3-3 घंटे में आपको 5 टेस्ट ऐसे के जरूर लिखने चाहिए एटलीस्ट, टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि हाँ ठीक है हमने फॉर्ड मटेरियल तैयार कर लिया, कैसे लिखना है देख लिया और प्रैक्टिस करके भी देख ली, उस पर फीडबैक लीजिए कि आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। फीडबैक को ज़्यादा दिल से नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अगेन एसेज आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर और कोई एक पर्टिकुलर तरीका ही आपको बताए कि ऐसे ही ऐसे लिखे जा सकते हैं तो वो सही नहीं होगा। तो फीडबैक लीजिए, जहाँ पे आपको लगता है वर्क करना है वर्क कीजिए, जहाँ पे लगता है इग्नोर करना है उसको इग्नोर कर लीजिए। सो दिस वाज अबाउट एसे। अब हमारे EEO फॉर्मूला में हमारे पास अगला है एथिक्स। ठीक है, प्रीलिम से पहले ज़्यादातर लोग एथिक्स को उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट अब आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। एथिक्स में सबसे पहले आपको जितने भी सिलेबस में कीवर्ड्स लिखे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और साथ ही पिछले 7-8 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और उन क्वेश्चंस में जो भी आपको कीवर्ड्स अलग मिलते हैं जो सिलेबस में नहीं थे उन सारों को भी एक जगह पे नोट डाउन कीजिए। अब अगला टास्क होगा हमारे पास टू मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑन ऑल दोज टॉपिक्स, जो भी आपको सिलेबस में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी आपको कीवर्ड्स या टॉपिक्स दिख जाते हैं उन पे अब क्या कीवर्ड्स जैसे एम्पैथी, कंपैशन, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें जो भी आपको कीवर्ड्स, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें जो आपको सिलेबस में दिखती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जैसे पिछली बार हैप्पीनेस और जॉय में क्या है वो सारी चीज़ें पूछ रखी हैं, तो ऐसे सारे कीवर्ड्स उठाइए, आप उन पे नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आपको ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, कुछ एक कोट्स होने चाहिए और अगेन इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर आपका डेफिनेशन होगा। यू हैव टू बी एबल टू डिफाइन हैप्पीनेस क्या है, जॉय क्या है, इसकी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। कोट्स होंगे, ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल्स होंगे। अब एग्जाम्पल्स आपके रियल लाइफ हो सकते हैं, कुछ किसी सिविल सर्वेंट के, किसी लीडर के, आपकी खुद की लाइफ के भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या किसी फिक्शनल किताब के भी एग्जाम्पल्स को आप यूज कर सकते हैं। यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। सो इस तरीके से नोट्स आपके पास एथिक्स को लेकर के अच्छे से तैयार होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, इसके बाद अगला स्टेज आता है हमारा आंसर राइटिंग। एथिक्स में एक स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद, इट बिकम्स अ गेम ऑफ आंसर राइटिंग, हाउ वेल यू आर एबल टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स। ठीक है, जीएस वगैरह से, जीएस 1 to 3 से काफ़ी अलग रहता है एथिक्स, तो उसको कितने अच्छे से आप इंप्लाई कर पा रहे हैं, अपने कोट्स को, अपने एग्जाम्पल्स को कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, वो आप आंसर राइटिंग से सीखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेज इन आंसर राइटिंग, दिन योर एथिक्स प्रिपरेशन। अब बाकी जीएस पेपर्स की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शनल, अगेन मैं कहूँगा ऑप्शनल में आप सबकी अलग स्ट्रेटजी होती है, हर ऑप्शन अलग होता है थोड़ा नेचर, बट येस यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक ऑप्शन के इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज रिपीटेड वे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्रिपेयर ऑल दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपरली, ट्राई टू राइट डाउन आंसर्स टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले 5 साल के एटलीस्ट पेपर उठाइए और हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू इन वेज यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अदर जीएस पेपर्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फॉर जीएस 1 to 3 यू हैव टू मेक नोट्स। जैसे मैंने कहा कि सिलेबस में जो भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आपको दिखते हैं उन सब पे आपके पास शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। वही इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में आप प्रोज, कॉन्स, कॉजेज, इश्यूज, वे फॉरवर्ड, हर एक चीज़ के लिए, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, हर एक टॉपिक के लिए आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए जो आप उसको रिवाइज करके टेस्ट वगैरह लिख सके। सो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगेन लोगों को दिमाग में डाउट होगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक टॉपर सजेस्ट करता हूँ। ऋषिकेश रेड्डी सर हैं, ठीक है, ही इज़ अ पास्ट ईयर टॉपर। ऋषिकेश रेड्डी सर, आप गूगल कर सकते हैं और इनके जीएस के नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। आई विल नॉट से कि आप उनको कॉपी कर लें एज इट इज, बट आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और वहाँ से कुछ एक स्टैटिक टॉपिक्स के आप नोट्स को उठा भी सकते हैं, आप उसको प्रिंट आउट लेकर के पढ़ भी सकते हैं। बट ऋषिकेश रेड्डी सर के आप नोट्स गूगल करेंगे, आपको upscpdf.com इन सारी चीज़ों पे वो सब मिल जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक पे सिलेबस बनाइए। अच्छा, एक और चीज़ मेंस के लिए
आपको कई बार दिक्कत होती है कि नोट्स बनाने हैं तो कहाँ से बनाएं, ठीक है, समझ में नहीं आता कि कहाँ से बनाएं, कौन से सोर्सेज लें। तो आपको ऑल्दो कोचिंग वगैरह के सोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत हो वहाँ पे upscpdf.com करके वेबसाइट है, और यूपीएससी फ्री मटेरियल.com करके भी वेबसाइट्स है। तो आप यहाँ पे जा करके बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे, उसमें से कोई एक उठाओ और वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। सो अगेन शॉर्ट नोट्स के बाद आंसर राइटिंग की बात होती है। अब आंसर राइटिंग अगेन जैसे मैंने कहा मेंस को इस बार कॉन्कर करना है, और उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर राइटिंग कैसे करें? आई विल सजेस्ट कि रिजल्ट आ चुका है, अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स के बाद और रिजल्ट के बीच में कोई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था तो स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट, उसके आंसर्स लिखने लगो। अगर कोई नहीं किया था तो अब स्टार्ट करो कोई भी, मान लो GS2 पॉलिटी सबको आसान लगती है थोड़ी, GS2 उठाओ, उसका एक क्विक रिविजन करो, जो भी उसके नोट्स हैं, और ट्राई टू राइट आंसर्स। अब आंसर्स में अभी से आप लोग फुल लेंथ टेस्ट लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ज़रूरी भी नहीं है। सो नाउ यू शुड स्टार्ट एटलीस्ट की टिल इन जून मंथ, जून में आप रोज 4 आंसर्स लिखे, 4 आंसर्स रोज एक साथ बैठ के 4 आंसर्स, यानी तकरीबन आधा घंटा मान लो, ठीक है। 4 आंसर्स फॉर GS एंड 4 आंसर्स फॉर ऑप्शनल, ठीक है। सुबह 4 आंसर GS के, 4 आंसर अभी, मतलब बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। अभी रुको मत, डू नॉट वेट कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, हर एक बार सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं तब आंसर राइटिंग करने लगेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टार्ट स्मॉल, 4 आंसर ही लिखो, बट रोज लिखना शुरू करो। जून के महीने में मान लो आपके पास अभी 20 दिन बचे, ठीक है, या 18 दिन बचे, आप अभी से लिखना स्टार्ट करें आंसर्स, ताकि आप अगले 15 दिनों में एटलीस्ट आप अच्छे से 4-4 आंसर रोज लिख के थोड़ा बहुत आपको जिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई स्टार्ट राइटिंग 10 आंसर्स, ठीक है। जुलाई में स्टार्ट राइटिंग 10 आंसर्स एवरी डे, अगेन 10 फॉर GS, 10 फॉर ऑप्शनल, रोज 10-10 लिखिए। 15 जुलाई ऑनवर्ड्स स्टार्ट राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। अब कितने फुल लेंथ टेस्ट देने हैं ये भी सवाल आप लोगों के रहता है। मैं कहूँगा मिनिमम अगर मैं नंबर 1 लगाऊं तो 8 टेस्ट आपको टारगेट करके चलना है। हाँ, हो सकता है आप सब 8-8 ना दे पाएं, बट दिस शुड बी अ टारगेट। 8 टेस्ट फॉर GS, ठीक है, एंड ऑप्शनल, दोनों के लिए 8-8 टेस्ट देने हैं, GS एंड फॉर ऑप्शनल। सो दिस शुड बी योर टारगेट कि 8-8 टेस्ट आपको फुल लेंथ 8-8 टेस्ट 3-3 घंटे बैठ करके टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको लगाने हैं, ठीक है। अब इनको टेस्ट को प्लान कैसे करें? तो आइड से कि कोई भी टेस्ट सीरीज आप सब परचेज करेंगे, या अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं परचेज कर रहे हैं तो किसी भी टेस्ट जो सीरीज चल रही है उसका शेड्यूल ले लीजिए अपने दोस्त से, और उस शेड्यूल के हिसाब से ही प्लान कर लो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग कि ये टेस्ट इस दिन होने हैं, मैं इसी हिसाब से प्लान करता हूँ। GS1 का टेस्ट है, मैं पहले GS1 प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट दे दूंगा, फिर GS2 के टेस्ट के अगले टेस्ट के पहले GS2 प्रिपेयर करके टेस्ट दे दूंगा। इस तरीके से मुझे लगता है आसान हो जाता है आपके लिए काम, कि हाँ ये एक टाइमलाइन भी आ जाती है दिमाग में कि इस दिन टेस्ट है, इससे पहले मेरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सो यू कैन फॉलो दैट, ठीक है। टेस्ट सीरीज से ही रिलेटेड एक चीज और मैं बोलूंगा कि टेस्ट स्कोर्स को ना ज्यादा दिल से मत लगाना, ठीक है। टेस्ट स्कोर्स को, टेस्ट का जो भी आपको फीडबैक मिलता है उसको बहुत दिल से नहीं लगाना है। जहाँ पे आप सीख सकते हैं, जहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं वो फीडबैक लीजिए। बाकी मुझे लगता है काफ़ी मोनोटोनस होता है, सबको एक तरीके के फीडबैक मिलते हैं, कोई अच्छा इनपुट्स भी नहीं मिलता है कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाना है। जस्ट रीड टॉपर्स कॉपीज, देखिए आप कहाँ खुद को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक और चीज़ मैं कहूँगा कि टेस्ट्स लगाने के चक्कर में आपको PYQs नहीं इग्नोर करना है, ओके। सो PYQs भी साथ के साथ आपको देखते रहना है हर एक सब्जेक्ट का। अगर आप GS1 प्रिपेयर कर रहे हैं तो ट्राई टू पिछले 5 साल के आप उसके PYQs लगाने की कोशिश करें। आप सारे आंसर्स नहीं लिखेंगे तो एटलीस्ट सेट डाउन, लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है, एंड ट्राई टू फ्रेम योर आंसर। इंट्रोडक्शन में मैं ये लिख दूंगा, बॉडी में ये आ जाएगा, कंक्लूजन में आ जाएगा। डू नॉट राइट द कंप्लीट आंसर्स, बट एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर जरूर बनाओ हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, एटलीस्ट पिछले 5 सालों के। इससे क्या होता है, देखो जो आपको अक्सर कोचिंग टेस्ट सीरीज में जो सवाल मिलते हैं, UPSC के सवाल उससे अक्सर अलग होते हैं टेस्ट सीरीज में, क्योंकि उनको बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, सो दे कैन नॉट पुट इन दैट मच एफर्ट। तो उनको कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं कि ये है, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द चैलेंजेस, एंड सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। ऐसे सिंपल UPSC में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे देंगे, फिर उससे बोलेंगे क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, ऐसी चीज़ें पूछते हैं। सो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छी नॉलेज आपको ज़रूरी है। सो अगले दिनों में ये जो बातें हमने अभी तक की, इफ़ यू वांट कि इस बार श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होना चाहिए, यू मस्ट टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स कि भाई एसए, एथिक्स, ऑप्शनल के दोनों पेपर अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। GS भी अच्छा करना है, 8-8 टेस्ट सबके लिखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से करने हैं। मेक दीज अ फ्यू थंब रूल्स फॉर योर प्रिपरेशन फॉर दिस year's means. I hope you all the best, and I hope you give your best and get through. और इस बार अगेन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस इट, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।